हाँ जी सर। तो हम पढ़ रहे थे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, और हमने ऑलमोस्ट जितने भी सीएफएस के कॉन्सेप्ट थे उन सारी कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर अप कर लिया है। कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बचे हैं और आज की क्लास में हम उन्हें भी रैप अप कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको ये पता है कि प्रॉफिट की जर्नी क्या होती है? लाइक हमारे केस में पहले चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड और फिर ओल्ड एज। सिमिलरली क्या आपको नेट प्रॉफिट की जर्नी पता है सर? चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास होती है सर सेल्स, ठीक, और इस सेल से हम माइनस कर देते सर बहुत सारे खर्चे, तो हमें क्या पता चल जाता है सर? नेट प्रॉफिट। अब इतने भी खर्चे मत माइनस करिएगा कि लॉस हो जाए, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट सर कैसे पता चल रहा है? सेल से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट जो आपको पता चल रहा है ये किस अकाउंट के थ्रू पता चल रहा है? पीएल के थ्रू, ठीक है? पीएल के थ्रू जो हमें पता चला उसे हमने क्या बोला? नेट प्रॉफिट। अब देखिए, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा होता है जो हमने पीएल से फाइंड आउट किया, इस नेट प्रॉफिट से हम बहुत सारी चीजें माइनस करते हैं सर, ठीक है? जैसे कि रिजर्व क्रिएट करना, अगर पार्टनरशिप के सेंस में बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, पार्टनर्स को सैलरी देना। सिंपल लैंग्वेज में सर इन सारे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि अपने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करो, यानी बांटो। तो सपोज करो अगर मेरा 10,000 का नेट प्रॉफिट था और मैंने उसमें से धीरे धीरे करके थोड़ी करके टोटल 8,000 की एप्रोप्रिएशन कर डाली, ठीक है? अभी भी मेरे पास सर बैलेंस बचा है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी नेट प्रॉफिट का। कितने का सर? 2,000 का। अब इस बचे हुए बैलेंस के साथ हम क्या करेंगे सर? देखिए, अगर ये पार्टनरशिप है तो आप इस बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर्स में। बट कभी कभी क्या होता है, इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो, हम इस बचे हुए प्रॉफिट को बचा के रख लेते हैं। इसीलिए देखिए, कभी कभी पार्टनरशिप में आपको लायबिलिटी या एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखता है, ठीक है? सिमिलरली कंपनी के केस में भी सर जो हमारा पीएल में अगर कुछ बैलेंस बचा है तो हम इसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, ठीक है? और ये रिजर्व एंड सरप्लस सर हम शो कहां पे करते हैं? बैलेंस शीट में, ठीक? ये होती है हमारे प्रॉफिट की जर्नी। अब सर जर्नी हम समझ ही क्यों रहे थे? देखिए, समझ इसलिए रहे थे क्योंकि अगर आपको याद हो बिगिनिंग के लेक्चर्स, तो जब हम समझ रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है सर, वो हमारी स्टार्ट ही कहां से हो रही थी? वो हमारी स्टार्ट होती है सर नेट प्रॉफिट से, ठीक है? हमारी ऑपरेटिंग कहां से स्टार्ट होती है सर? नेट प्रॉफिट से, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर ये जो मेरी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हो रही है, कौन सा नेट प्रॉफिट है सर? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला नेट प्रॉफिट है। अब एक बात बताओ, अगर कभी क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट ना दिया हो, ठीक है, और आपको बैलेंस ऑफ पीएल दिया हो, यानी कि बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट में आपको पीएल का बैलेंस दिया है, तो क्या आप इसी पीएल के बैलेंस से अपना ऑपरेटिंग स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना। तो आपको करना क्या है? आपको चाहिए सर ये, और आपको दिया है ये वाला, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा। और रिवर्स हम कैसे जाएंगे सर? बहुत सिंपल है। जितनी भी चीजें हमने नेट प्रॉफिट से माइनस की हैं, अगर हम उन सबको ऐड बैक करते चले जाएं तो क्या हम वापस से अपने नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे? बिल्कुल सर। और इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी, और यही हमारे सीएफएस का लास्ट वर्किंग नोट है जो हमने अभी अभी समझा, कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी। आई होप इस एग्जांपल से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि कब हमें पीबीटी कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाना है और कब नहीं बनाना। जब नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है सर, तब पीबीटी का वर्किंग नोट नहीं बनेगा। बट अगर बैलेंस शीट में पीएल का बैलेंस या रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो फिर वहां से हमें ऐड बैक करते हुए वापस नेट प्रॉफिट पे जाना है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है? चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एट द लेवल ऑफ क्लास 12th सिर्फ 4 चीजें होती हैं जो मोस्टली आपको क्वेश्चंस में दिखती हैं। तो मैंने एक समरी बनाई है आपको उन 4 चीजों को याद रखने के लिए। आइए उस समरी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लोगे सर? प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट।
अब ये पता कैसे चलेगा सर? देखिए बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में आपको पीएल का बैलेंस दिया है, लेट्स से 2019 में 2 लाख रुपीस, जो कि 2020 में बढ़ के 2.5 लाख हो गया, तो क्या इसका मतलब है आपने इस साल 50,000 रुपीज अपने बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा ऐड किए हैं पीएल के बैलेंस में? यस सर। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बट इससे तो ऑपरेटिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। हमें इसमें कुछ चीजें ऐड बैक करनी पड़ेंगी जिससे हम वापस से अपने पीबीटी पे जा सकें और ऑपरेटिंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो मोस्टली 4 चीजें होती हैं जो आपको मिलेंगी और जिसको ऐड करके आप अपने पीबीटी को पता कर सकते हो। वो 4 चीजें क्या है सर? एक तो सर आपका है ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब अगर हमने कोई भी रिजर्व बनाया हो, जैसे जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या और किसी तरीके का रिजर्व, अगर हमने कोई रिजर्व बनाया सर, एक तो वो ऐड बैक होगा और 3 और चीजें ऐड होती है सर। व्हाट्सएप डीपी नहीं, फेसबुक डीपी, डीपीपी डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर, सर वो कैसे ऐड होगा? अरे मजाक कर रहा था, ये तो बस एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद रख सकते हो कि क्या चीजें आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो डीपीपी का फुल फॉर्म हमारे लिए सर डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, बल्कि इसका फुल फॉर्म हमारे लिए सर डी मीन्स डिविडेंड पेड। सर अगर हमने कोई डिविडेंड पेड किया है उसको हम ऐड बैक कर देंगे। पी मीन सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर हमने इस साल कोई रिडम्पशन की है किसी प्रेफरेंस शेयर की या डिवेंचर की, और वो रिडम्पशन हमने प्रीमियम पे की है, तो उस प्रीमियम को हम वापस से ऐड बैक कर देंगे क्योंकि वो हमने ऑब्वियस है प्रॉफिट से दिया होगा, ठीक है। और लास्ट पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स को। कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है सर, तो वो भी हम ऐड बैक कर देंगे। तो अगर इन 4 चीजों को ऐड हम कर देते हैं सर, तो हमें क्या पता चल जाता है सर? पीबीटी। और इसी पीबीटी से हम अपना ऑपरेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया सर कि पीबीटी कैलकुलेट किस तरीके से होता है और पीबीटी कैलकुलेट कब करना है, ठीक है। सिंपल है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें 4 चीजें ऐड हो रही है सर। एक ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, और 3 क्या है सर? डीपीपी डिस्प्ले प्रोफाइल नहीं, डिविडेंड पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वर्किंग नोट का जितनी भी चीजें थी सर वो सब फिनिश हो गई हैं, बट कुछ हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट बचा ना रह जाए समझने के लिए और सिर्फ न्यूमेरिकल हमें देखने रहे, ठीक है। क्या हिडन एडजस्टमेंट हो सकते हैं उसको समझते हैं सर। एक तो हिडन एडजस्टमेंट आपकी होती है सर डिवेंचर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो इससे रिलेटेड। देखिए आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो हमें उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बताता, क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिख के दे देगा कि 10% डिवेंचर्स है हमारे पास है 2 लाख रुपीस के। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर कि इस 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट 10% चल रहा है। मतलब इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पे कहीं पे भी ये लिखा ना मिला हो कि हमने डिवेंचर्स पे इस साल इंटरेस्ट पे किया है, फिर भी आपको अज्यूम करना है कि आपने पे किया क्योंकि यहां पे रेट गिवन है, ठीक है। ऐसे हम क्लास 11th में कर रहे थे एफडी वगैरह के लिए, इफ यू रिमेंबर। सिमिलरली अगर कभी इन्वेस्टमेंट के आगे भी आपको ऐसे कोई परसेंटेज दिख जाए 10%, 9%, 12%, तो वो भी एक हिडन एडजस्टमेंट है सर। आपको वहां पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव का अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। आपको पता है कि सर डिविडेंड पेड ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। बट डिविडेंड भी आपको पता है बहुत सारे होते हैं, और डिविडेंड का प्रोसेस क्या है या डिविडेंड किस तरीके से आता है एग्जिस्टेंस में, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए एक कंपनी पूरे साल बिजनेस कर रही है, ठीक है। जब ईयर एंड होता है, इवन क्वार्टर एंड होने पे भी, लेकिन हम यहां पे ईयर की बात कर रहे हैं,
होता क्या है, या आप चलिए मिड की भी बात कर लेते, तो एक कंपनी है सर और कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से रन कर रही है, ठीक है। हुआ क्या, 2 क्वार्टर बीते थे, 6 मंथ बीत चुके थे और कंपनी को लगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक काम करते, चूंकि हमको दिख रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अपने शेयर होल्डर्स को क्यों ना साल खत्म होने से पहले ही कुछ डिविडेंड पे कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी अपने ईयर के एंड होने से पहले, जरूरी नहीं कि एकदम मिड में ही पे करे, अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी कभी भी कोई डिविडेंड पे करती है सर, तो इस डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम मीन जो साल के बीच में थ्रू आउट द ईयर कभी भी कंपनी ने पे किया। तो इंटरिम डिविडेंड पेड चाहे क्वेश्चन में दिया हो या सिर्फ डिविडेंड पेड दिया हो, दोनों का सेम ट्रीटमेंट करना है और दोनों का ही ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं कि आप एक करो और दूसरा छोड़ दो, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। तो एक टाइप जो मैंने आपको बताया डिविडेंड का, वो क्या है सर, इंटरिम डिविडेंड, ठीक। अच्छा, जो डिविडेंड कंपनी ईयर एंड पे कर रही है उसको हम सिंपली बस इसी नाम से बोल दे रहे हैं डिविडेंड पेड। उसके लिए हम कोई वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। हालांकि अगर आप बोलना चाहो तो आप इसको फाइनल डिविडेंड बोल सकते हो। फाइनल डिविडेंड मतलब जो ईयर के एंड में कंपनी दे रही है, ठीक है। लेकिन ये जो फाइनल डिविडेंड होता है इसका भी एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है समझिए। कंपनी ने पूरे साल बिजनेस किया, अब जब ईयर एंड होगा तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करेगी, ठीक है। और उस बोर्ड मीटिंग में जो भी डायरेक्टर्स हैं वो सब आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस साल ये जो फाइनल डिविडेंड है ये हम लोग पे करें कि ना करें, ठीक है। सपोज करिए डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमने मिड ईयर में भी कुछ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे किया था, तो क्यों ना एक काम करते हैं 5% डिविडेंड और पे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में ये चीज डिस्कस की है। इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं कि बस उनका आपस का डिस्कशन है, ठीक है। अब ये अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया तो सिर्फ इस डिसीजन के बेसिस पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि इस साल 5% का डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ईयर एंड हो गया तो एजीएम होती है सर। एजीएम क्या होती है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। ये मीटिंग क्या होती है सर, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने सारे ही शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है इस मीटिंग में, जिसमें कंपनी डिस्कस करती है अपने पूरे साल के परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो एजीएम में कुछ शेयर होल्डर आते हैं सर, कुछ नहीं आते हैं, उसका अलग क्राइटेरिया, आप बीकॉम लेवल पे पढ़ोगे इसको। अभी के लिए बस इतना समझो कि एजीएम होती है सर, और एजीएम में शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है। इसी एजीएम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रपोज करते हैं, प्रपोज मतलब बताते हैं शेयर होल्डर्स को कि सर हमने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे सर, हम डिविडेंड पे करेंगे 5%। ध्यान देना, अभी डिविडेंड पे नहीं हुआ, डायरेक्टर्स इस बात को प्रपोज कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के सामने, ठीक है। चलिए, अब ये शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि शेयर होल्डर्स उस प्रपोजल को अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, अगर शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो यही प्रपोज डिविडेंड कंपनी पे कर देगी, ठीक। अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया तो ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप मना क्यों करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली प्रपोज डिविडेंड अप्रूव हो जाता है, ठीक। तो ये सीन होता है इस तरीके से। अब देखिए, ये एक बार जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया तो कंपनी उसको तुरंत नहीं पे कर देती, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और फाइनली कंपनी उसको पे कर देती है। तो आप एक बात समझो, क्वेश्चन में आपको 2 टाइप की प्रपोज डिविडेंड दिए हो सकते हैं। एक सर दिया हो सकता है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और एक दिया हो सकता है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का। तो ध्यान देना, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इसका सर हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप समझो अभी तो ईयर एंड हुआ है, हमने अभी जस्ट प्रपोज किया होगा डिविडेंड को, तो क्या मैंने तुरंत इस डिविडेंड को पे कर दिया? नहीं। यानी कि जो
एट द एंड ऑफ द ईयर यानी करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है सर, ये बस एक इंफॉर्मेशन है और इसका हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक। बट एक बात बताओ, जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड रहा होगा, क्या कंपनी ने इसको पे किया होगा? जैसे सपोज करिए आज 31 मार्च है, आज ईयर एंड हुआ, अब नेक्स्ट ईयर में हमारी कुछ दिन बाद जब एजीएम होगी पिछले ईयर के परफॉर्मेंस को लेके, तो वहीं पे अप्रूवल होती और अगले साल में ही कंपनी ने पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पे किया होगा, ठीक है। तो यानी जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा वो कंपनी ने इस साल पे किया होगा, तो यही वो डिविडेंड है जो आपको क्या करना है सर, आपको फाइनेंसिंग में शो करना है, ठीक है। यानी कि यहां पे जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया फाइनल डिविडेंड पेड, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ फाइनल डिविडेंड पेड वर्ड लिखा मिल सकता है, या सिर्फ डिविडेंड पेड वर्ड लिखा मिल सकता है, या क्वेश्चन में आपको प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर इस नाम से भी लिखा मिल सकता है। तो आपको यहां याद क्या रखना है सर, कि जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर है सर, ये हमारा सेम चीज है फाइनल डिविडेंड पेड, और जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर है सर, इसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो इसी के साथ सर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग नोट, उन वर्किंग नोट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, कुछ हिडन एडजस्टमेंट पीबीटी को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिविडेंड के बीच का डिफरेंस, ऑल द पॉसिबल कॉन्सेप्ट जितने भी सीएफएस में थे वो सब हमने फाइनली डिस्कस करके रैप अप कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सर हमारे पास अब कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। अब हमें जो सीखना है वो ये है सर कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें समझी इसे हम न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास से सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल पे आएंगे और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।